Most welcome to our channel. Most welcome to our NCERT Best Notes with Best Explanation playlist series. Today we will discuss NCERT Class 6 History Textbook Our Parts 1. Our Parts 1. Book name is History Textbook Our Parts 1 Class 6 History and chapter is second. From hunting, gathering to growing food. From hunting gathering to growing food. What is the chapter name? From hunting gathering to growing food. This chapter from hunting gathering to growing food describes, इस चैप्टर में क्या डिस्क्राइब होगा? द मोन्यूमेंटल शिफ्ट इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम अ नोमैडिक यानी मूविंग एग्जिस्टेंस टू अ सेटल्ड यानी विलेज लाइफ. इस चैप्टर में यानी दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स द मोन्यूमेंटल शिफ्ट इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम अ नोमैडिक यानी मूविंग एग्जिस्टेंस टू अ सेटल्ड विलेज लाइफ. इस चैप्टर में हम लोग को ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि मोन्यूमेंटल शिफ्ट कैसे होगा ह्यूमन लाइफ का. कहाँ से? पहले वो नोमैडिक थे, मूविंग वाले थे और एग्जिस्टेंस मूविंग नोमैडिक एग्जिस्टेंस था टू अ सेटल्ड लाइफ. उसके बाद वो विलेज में आ गए, रहने लगे, सेटल्ड लाइफ जीने लगे. यानी नोमैडिक से सेटल्ड कैसे ह्यूमन बन गए, नोमैडिक से सेटल्ड ह्यूमन कैसे बन गए, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. नाउ देखते हैं द फर्स्ट टॉपिक क्या है. द अर्लीस्ट पीपल हंटर गैदरर्स. जो अर्लीस्ट पीपल हैं वो कौन से पीपल हैं? अर्लीस्ट पीपल कौन से हैं? हंटर गैदरर्स थे. अर्लीस्ट पीपल जो हैं हंटर गैदरर्स थे. नाउ पीपल who lived in the subcontinent about 2 million years ago. कितने साल पहले? 2 million years ago are known as hunter gatherers. They got their food by, वो फूड कैसे अपना गॉट करते थे? तो हंटिंग करके और गैदरिंग करके, हंटिंग करके या गैदरिंग करके. पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, जो लोग सब कॉन्टिनेंट में रहते थे कितने साल पहले? अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो. 2 मिलियन ईयर्स अगो यानी मिलियंस में, मिलियन मीन्स 10 लाख, 10 लाख ईयर्स अगो यानी 20 लाख ईयर अगो में जो रहते थे हंटर गैदरर उनको कहा जाता है. और अपना फूड कैसे वो गॉट करते थे? तो हंटिंग एंड गैदरिंग करके, हंटिंग करके या तो वो हंटिंग करते थे या तो वो गैदरिंग करते थे. इस तरह से अपना वो फूड प्राप्त करते थे. नाउ हंटिंग क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स एंड कैचिंग फिश एंड बर्ड्स. हंटिंग करते थे वाइल्ड एनिमल को, कैच करते थे फिश को और बर्ड को कैच करके वो अपना जीवन यापन करते थे. नौ गैदरिंग में क्या है? फ्रूट को गैदर करना, रूट्स को गैदर करना, नट्स को गैदर करना, सीड्स को, लीव्स को, एग्स को, ये सब गैदर करके वो अपना फूड गॉट कर लेते थे. यानी फूड पाने का दो तरीका था, एक तो हंटिंग करना, एक तो गैदरिंग करना. हंटिंग में वो वाइल्ड एनिमल को और कैच कर लेते थे, फिश को और बर्ड्स को, इस तरह से हंटिंग हो जाता था. और गैदरिंग में वो क्या करते थे? फ्रूट्स को, रूट्स को, नट्स को, सीड्स को, लीव्स एंड एग्स को गैदर कर लेते थे. इस तरह से वो अपना फूड जो है वो गॉट कर लेते थे, प्राप्त कर लेते थे. नाउ सेकेंड टॉपिक क्या है? वाई वेयर दे ऑन द मूव. वे मूव क्यों करते थे? जो चैप्टर हम लोग को इस बारे में बताना चाह रहा है, चैप्टर में इसके बारे में बताया गया है कि वाई वेयर दे ऑन द मूव. वे मूव पे क्यों थे? हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर 4 मेन रीजन्स. क्या कितने सारे रीजन था इसका? 4 रीजन्स था. हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वो प्लेस टू प्लेस जो मूव करते थे हंटर गैदरर्स, कौन? तो हंटर गैदरर्स मूव करते थे प्लेस टू प्लेस फॉर 4 मेन रीजन्स. 4 उसका मेन रीज़न है. कौन कौन सा रीज़न है? तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज. दूसरा क्या रीज़न है? ट्रैकिंग प्रे. तीसरा रीज़न है सीजनल अवेलेबिलिटी और फोर्थ रीज़न है वाटर. तो ये 4 रीज़न हैं, देखते हैं बारी बारी से. एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज ये क्या है? इफ़ दे स्टेड इन वन प्लेस दे वुड एग्जॉस्ट ऑल द प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज. अगर वे बहुत, हंटर गैदर की बात है, बहुत दिनों तक अगर एक ही प्लेस पे, दे स्टेड इन वन प्लेस, एक ही प्लेस पे बहुत दिनों तक रह गए तो क्या फिर होगा?
दे वुड एग्जॉस्ट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज, वे क्या करेंगे, सारे प्लांट रिसोर्स और एनिमल रिसोर्स को कंप्लीट कर देंगे, एग्जॉस्ट कर देंगे। एग्जॉस्ट करना मतलब समाप्त कर देना, खत्म कर देना। तो वो क्या करेंगे, अगर वो बहुत दिनों तक एक ही प्लेस पे टिके रहे, एक ही प्लेस पे रुके रहे बहुत दिनों तक, तो क्या होगा, उनका जो सारा प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज है वो एग्जॉस्ट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस कारण फिर उनको मूव करना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा उस फूड को प्राप्त करने के लिए। ना दूसरा पार्ट क्या है, ट्रैकिंग प्रे, दे हैड टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स दे हंटेड, उनको उस जानवर के पीछे भागना ही होगा जिसका वो पीछा करेंगे, जिसको पकड़ना है, जिसको हंट करके खाना है। दे हैड टू फॉलो, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, किसके मूवमेंट को, एनिमल के मूवमेंट को। दे हंटेड, जिसका वो हंट करना चाहते हैं, एनिमल भागेगा तो उनके पीछे उनको भागना ही पड़ेगा। तो इस तरह से भी वो मूव कर लेते थे। नौ तीसरा जो रीज़न है वो है सीजनल अवेलेबिलिटी, यानी सीजनल अवेलेबिलिटी यानी कोई कोई चीज़ सीज़न में अवेलेबल होता है, कोई कोई चीज़ सीज़न में अवेलेबल नहीं होता है। तो डिफरेंट फ्रूट्स एंड डिफरेंट प्लांट्स राइपेन इन डिफरेंट सीजन, जो अलग अलग फ्रूट होते हैं और प्लांट होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में राइप करते हैं, यानी फ्रूट और प्लांट का जो सीज़न होता है राइप करने का वो डिफरेंट होता है। रिक्वायरिंग देम टू मूव टू फाइंड अवेलेबल फूड, क्या होता है फिर इसके लिए रिक्वायर्ड होगा उनको, फिर उनको ज़रूरत होती थी कि टू मूव टू फाइंड अवेलेबल फूड, ये अवेलेबल फूड कहाँ मिलेगा, इसके लिए उनको मूव करना ही पड़ता था। यानी सीजनल अवेलेबिलिटी में हम लोग को क्या पढ़ना है कि डिफरेंट फ्रूट और प्लांट का जो है वो डिफरेंट सीजन में राइपेन का टाइम होता है, मतलब अलग अलग सीजन में वो राइप करते हैं। अब इससे रिक्वायर्ड क्या होगा कि रिक्वायरिंग देम टू मूव टू फाइंड अवेलेबल फूड, उनको मूव करवाता था यही पॉइंट, और अवेलेबल फूड को ढूंढने वो आगे निकल जाते थे। नाउ फोर्थ जो पार्ट है वो है वाटर के अबाउट। तो वाटर का क्या है कनेक्शन इससे, तो पीपल लिविंग नियर सीजनल रिवर्स एंड लेक्स हैड टू मूव इन सर्च ऑफ वाटर, लोग ना सीजनल रिवर्स और लेक्स के आसपास रहते जो थे उनको मूव करना पड़ता था, क्यों, इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन, जब ड्राई सीजन होगा, सीजनल रिवर के पास हैं, अभी तो उनकी ज़रूरत पूरी हो जा रही है, और लेक्स में बहुत पानी है, रिवर में बहुत पानी है, सीजन में अच्छा पानी है, और जब वो पानी कंप्लीट हो जाएगा, ड्राई सीजन जब आएगा, तो फिर तो वो पानी की आवश्यकता के लिए, खोज के लिए फिर आगे जाना ही पड़ेगा, तो फिर उनको मूव करना पड़ता था। तो वाटर में क्या है कि पीपल लिविंग नियर सीजनल रिवर्स एंड लेक्स हैड टू मूव, उनको मूव करना पड़ता था इन सर्च ऑफ वाटर्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन, जो ड्राई सीजन आएगा ना तो वाटर के सर्च में उनको फिर मूव करना पड़ेगा। तो दीज आर द रीजन्स कि पीपल मूव क्यों करते थे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे वाई वेयर दे ऑन द मूव, मूव लोग क्यों करते थे, हंटर गैदरर जो हैं सेटल क्यों नहीं एक जगह रह पाते थे, वो मूव क्यों करते थे, इसके कुछ रीजंस देखे, 4 रीजंस था, चारों रीजन, एक तो एग्जॉशन वाला था, एक ट्रैकिंग वाला था, एक सीजनल अवेलेबिलिटी था, और एक वाटर के बारे में था। नाउ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट जो है उसमें पढ़ना क्या है, स्टोन टूल्स, जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में सबसे पहला जो पढ़ना है वो है स्टोन टूल्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन, स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ड एंड वेयर यूज्ड टू, आर्कियोलॉजिस्ट ना बहुत सारे टूल ना फाउंड किए हैं, कौन कौन से टूल फाउंड किए हैं, स्टोन के टूल, वुड के टूल एंड बोन के टूल। स्टोन टूल्स जो होते हैं सर्वाइव्ड बेस्ड, स्टोन के टूल ना इन तीनों में, ये जो स्टोन के टूल हैं, वुड के टूल और बोन्स के टूल हैं, उसमें सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कौन सा करते हैं, तो स्टोन के टूल्स। स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट एंड वेयर यूज टू, उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता था, कट मीट एंड बोन, उनका यूज़ पहला होता था कट मीट एंड बोन के लिए, मीट को कट करना है या बोन को कट करना है उसके लिए। दूसरा क्या यूज़ होगा, स्क्रैप बार्क एंड एनिमल हाइड्स, बार्क को स्क्रैप करने के लिए और एनिमल को हाइड करने के लिए। तीसरा क्या यूज़ होगा, चॉप फ्रूट्स, चॉप फ्रूट्स जैसे नाइफ से हम लोग यूज़ करते हैं रूट्स को या वुड्स को या फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, उसी तरह उस समय स्टोन के ही टूल्स होते थे, नाइफ की तरह यूज़ होता था फ्रूट को, रूट को और वुड को चॉप करने में। तो ये तो स्टोन टूल के बारे में था।
नौ, इसके बाद क्या है, रॉक पेंटिंग्स। रॉक पेंटिंग्स में क्या है, पेंटिंग्स फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स। जो पेंटिंग फाउंड होता है केव्स के वाल पे, यानी जो केव है उसके वाल पे जो पेंटिंग फाउंड होता है ना, उसी को रॉक पेंटिंग कहते हैं। और रॉक सिल्टर्स, और रॉक सिल्टर्स भी कहा जाता है, ऑफन डिपिक्ट सीन्स ऑफ हंटिंग, शोइंग द ग्रेट स्किल ऑफ अर्ली आर्टिस्ट। रॉक पेंटिंग्स, पेंटिंग्स फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव। क्या पढ़ रहे थे इसमें, पेंटिंग जो केव्स के वॉल पे पाया जाता है उसी को रॉक पेंटिंग कहते हैं। और रॉक सिल्टर्स भी कहा जाता है। इन भीमबेटका मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश भीमबेटका में बहुत फेमस ये पेंटिंग पाया गया है, रॉक पेंटिंग। ऑफन डिपिक्ट सीन्स ऑफ हंटिंग, इसमें क्या पाया जाता है, ऑफन डिपिक्ट, इसमें सीन हंटिंग का होता है। हंटिंग यानी शिकार करते हुए सीन को बनाया जाता है। शोइंग द ग्रेट स्किल ऑफ अर्ली आर्टिस्ट, ये शो करता है कि अर्ली आर्टिस्ट जो हमारे थे वो कितने ज़्यादा स्किल थे, उनका स्किल बहुत अच्छा था, अर्ली आर्टिस्ट के स्किल को दिखाते हैं। नाउ डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर का डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है। डिस्कवरी ऑफ फायर, द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। ये क्या था, मेजर टर्निंग पॉइंट था। डिस्कवरी ऑफ फायर जो है मेजर टर्निंग पॉइंट था। इट वॉज यूज्ड फॉर वार्मथ, फॉर कुकिंग फूड एंड फॉर स्केयरिंग अवे एनिमल्स एट नाइट। डिस्कवरी ऑफ फायर जो है ना मेजर टर्निंग पॉइंट था, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये मेजर टर्निंग पॉइंट था। इट वॉज यूज्ड फॉर वार्मथ, ये यूज़ क्या क्या चीज़ के लिए किया गया, वार्मथ के लिए, गर्माहट के लिए, फॉर कुकिंग के लिए, फूड को कुकिंग करना हो उसके लिए, और स्केरिंग अवे एनिमल्स, एनिमल्स को दूर भगाना हो नाइट में तो इसके लिए भी यूज़ किया जाता था। यानी डिस्कवरी ऑफ फायर हमारे लिए उस समय के लोगों के लिए मेजर टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत क्रांतिकारी खोज टाइप का था। नाउ इसके बाद क्या है, द स्टोन एज। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर स्टोन एज टाइमलाइन। Archaeologists have divided the time period when early humans lived based on the types of tools used। आर्कियोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया है टाइम पीरियड को जिसमें अर्ली ह्यूमंस जो हैं लिव्ड होते थे बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ टूल्स। उस समय कैसा टूल्स मिलता था उस हिसाब से हम लोग ना आर्कियोलॉजिस्ट उनको डिवाइड किए हैं टाइम्स को। आर्कियोलॉजिस्ट क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं टाइम पीरियड को, क्या चीज़ को, टाइम पीरियड को, व्हेन अर्ली ह्यूमंस लिव्ड बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ टूल्स। यानी अर्ली ह्यूमंस अपने टूल्स के टाइप पे बेस्ड होके जो रहते थे, इसको इसके अनुसार ना आर्कियोलॉजिस्ट डिवाइड किए हैं टाइम पीरियड को। देखते हैं वो टाइम पीरियड कौन कौन सा है। तो टाइम पीरियड, फिर टाइम पीरियड उसका क्या है और की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखते हैं। फर्स्ट जो टाइम पीरियड था उसको कहते हैं पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक ओल्ड एज जिसे कहा जाता है, ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज कहलाता है। फिर दूसरा क्या है, मीजोलिथिक, जिसे मिडिल स्टोन एज कहते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, नियोलिथिक। नियोलिथिक को क्या कहते हैं, न्यू स्टोन एज। नाउ इसमें क्या है, पैलियोलिथिक जो ओल्ड स्टोन एज है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, पैलियोलिथिक जिसे ओल्ड स्टोन एज के रूप में जाना जाता है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो। यानी 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो के बीच का जो समय है उसको पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज माना जाता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, लॉन्गेस्ट पीरियड है ये। पीपल वेयर हंटर गैदरर, पीपल क्या थे इसमें, हंटर गैदरर्स थे। टूल्स कौन सा यूज़ करते थे, वेयर लार्ज एंड क्रूड। टूल्स जो यूज़ करते थे वो लार्ज होता था और क्रूड होता था। यानी फर्स्ट जो पार्ट हम लोग को पढ़ना है पीरियड के बारे में वो कौन सा है, पैलियोलिथिक है जिसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो के बीच। और की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लॉन्गेस्ट पीरियड है। और पीपल वेयर हंटर गैदरर्स, इसमें हंटर गैदरर्स लोग रहते थे। टूल्स ना उनका लार्ज होता था और क्रूड होता था। नाउ नेक्स्ट क्या है, सेकेंड मीजोलिथिक यानी मिडिल स्टोन एज। मीजोलिथिक क्या मीनिंग क्या है, मिडिल स्टोन एज कहते हैं मेजोलिथिक को। ये कब से कब तक था, तो 2 मिलियन टू 12,000 तो हम लोग पहुंच गए हैं। अब 12,000 से शुरू होगा और 10,000 ईयर्स अगो तक जाएगा। यानी 12,000 ईयर्स अगो से लेके 10,000 ईयर्स अगो तक के बीच का जो समय है उसको मीजोलिथिक यानी मिडिल स्टोन एज कहा जाता है। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, माइक्रोलिथ्स यानी टिनी, शार्प,
शार्प स्टोन टूल्स मिलेगा इसमें, वेयर यूज्ड होते थे यहाँ पे, यानी माइक्रोलिथ्स, माइक्रो मीन्स टिनी और लिथ्स मीन्स स्टोन टूल। तो टिनी शार्प स्टोन टूल मिलते थे इस समय, यूज़ होते थे। और अ पीरियड ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज, ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें इन्वायरमेंटल बहुत सारा चेंज हुआ था, पर्यावरण में बहुत सारा बदलाव हुआ था। एंड द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड का भी डेवलपमेंट होने लगा था धीरे धीरे। यानी एक ऐसा पीरियड था मेसोलिथिक जिसमें इन्वायरमेंटल चेंज भी हुआ था और डेवलपमेंट क्या चीज़ का होने लगा, ग्रासलैंड का होने लगा। धीरे धीरे ग्रासलैंड बनने लगे थे, डेवलप होने लगे थे। ना इसके बाद थर्ड जो है हमारा न्यूलिथिक यानी न्यू स्टोन एज के बारे में देखना है। तो फ्रॉम अबाउट 10,000, अभी 12,000 टू 10,000 तक हम लोग आ गए थे। अब इसके बाद क्या है कि फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो ऑनवर्ड्स, मतलब 10,000 साल पहले से लेके अभी तक की सारी बातें जो है, मतलब उसके आगे की, यानी 10,000 साल पहले से लेके आगे जो न्यूलिथिक कहलाता है, यानी न्यू स्टोन एज। न्यूलिथिक एज कौन सा होता है, फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, यानी 10,000 साल पहले से लेके उसके आगे। बिगिनर्स ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, इसमें जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, इसमें फार्मिंग बिगिनिंग होने लगा, मतलब फार्मिंग शुरू हो गया, हर्डिंग शुरू हो गया, फार्मिंग और हर्डिंग शुरू हो गया। पॉलिश्ड एंड फाइन कटिंग टूल्स यूज़ होने लगे, मॉर्टार और पेस्टल्स के बनने लगे। यानी न्यूलिथिक एज जो है वो 10,000 साल से लेके ऑनवर्ड्स, यानी उसके बाद का एज का है। और इसमें क्या हुआ कि बिगनिंग हो गया फार्मिंग का, यानी कृषि की शुरुआत हो गई, और हर्डिंग की शुरुआत हो गई। एंड पॉलिश्ड एंड फाइन कटिंग टूल जो है ना यूज़ होते थे। मॉर्टार्स जो क्या चीज़ के बनते थे, मॉर्टार्स और पेस्टल्स के बनते थे। तो अभी हम लोग 3 तरह का स्टोन एज देखे। टाइमलाइन स्टोन एज का क्या था, पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक यानी मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक यानी न्यू स्टोन एज। पैलियोलिथिक कब से कब तक था, 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो। फिर मेसोलिथिक था 12,000 ईयर्स अगो से लेके 10,000 ईयर्स अगो। और नियोलिथिक क्या था, 10,000 ईयर्स अगो से लेके ऑनवर्ड, यानी अभी उसके बाद से अभी तक की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखें तो लॉन्गेस्ट पीरियड यही है पैलियोलिथिक। फिर माइक्रोलिथ यूज़ होता था कब, मेसोलिथिक में। एंड बिगनिंग ऑफ फार्मिंग कब हुआ था, हर्डिंग कब हुआ था, और पॉलिश्ड एंड कटिंग टूल कब यूज़ होते थे, मोटर्स और पेस्टल के, तो न्यूलिथिक एज में यानी न्यू स्टोन एज में। ना इसके बाद जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, ये अभी जस्ट पढ़े थे ना कि न्यूलिथिक एज न्यू स्टोन एज में क्या हुआ था, बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग हो गया था ये वाला। तो इसी को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग अबाउट अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, ये 12,000 ईयर्स अगो की बात है। अ मेजर चेंज इन द वर्ल्ड्स क्लाइमेट, बहुत बड़ा एक चेंज हुआ वर्ल्ड क्लाइमेट में। क्या हुआ मेजर चेंज, अ मेजर चेंज इन द वर्ल्ड्स क्लाइमेट, यानी दुनिया में, विश्व के क्लाइमेट में, वातावरण में ना, विश्व के जलवायु में जो है एक मेजर चेंज हुआ। लेड टू द डेवलपमेंट, उससे क्या हुआ, एक डेवलपमेंट होने लगा ग्रासलैंड का। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होने लगा, ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होने लगा। दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल, इससे क्या हुआ, जैसे ही वर्ल्ड के क्लाइमेट में मेजर चेंज हुआ और ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होने लगा, इससे फिर क्या होगा, दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल, यानी ग्रास ईटिंग एनिमल जो हैं, डियर है, सीप है और गॉट है, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल, ये क्या किया, तो ग्रास ईटिंग एनिमल जो है उनकी नंबर बहुत सारा बढ़ने लगा, यानी डियर, सीप्स और गॉट ये बढ़ने लगे। दिस शिफ्ट लेड ह्यूमन टू, ये जो शिफ्ट है, जो ये शिफ्ट हुआ ह्यूमन को क्या लेड कर दिया, ह्यूमन इससे क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि स्टार्ट ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग स्टार्ट हो गई। द स्टार्ट ऑफ फार्मिंग, देखते हैं अब फार्मिंग स्टार्ट हुई तो इसमें क्या क्या पढ़ना है। पीपल ऑब्जर्व वेयर एडिबल प्लांट्स ग्रू एंड हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टॉक्स एंड फेल टू द ग्राउंड। पीपल ने ऑब्जर्व किया कि वेयर एडिबल प्लांट ग्रू, एडिबल प्लांट कहाँ ग्रू हुए, पीपल ऑब्जर्व करने लगे कि कहाँ एडिबल प्लांट ग्रू हुआ है, और हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ, कैसे सीड्स उसका ब्रोक ऑफ स्टॉक से होगा और फेल टू द ग्राउंड, कैसे वो अलग होके फेल ग्राउंड पे गिर जाता है। नाउ दे बिगेन टू कल्टीवेट एंड प्रोटेक्ट दीज प्लांट्स, उसके बाद वो कल्टीवेट करना शुरू कर दिए, प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिए प्लांट को। दे बिगेन टू कल्टीवेट एंड प्रोटेक्ट दीज प्लांट, अब उनको प्लांट का इम्पोर्टेंस पता चलने लगा
और उनको प्रोटेक्ट करना, कल्टीवेट करना वो स्टार्ट कर दिए। लीडिंग टू द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, इससे क्या हुआ कि ग्रोइंग क्रॉप्स का होने लगा। इससे क्या हुआ, क्रॉप्स का ग्रोइंग होने लगा, क्रॉप्स बढ़ने लगा, धीरे धीरे ग्रो होने लगा। द फर्स्ट क्रॉप टू बी ग्रोन वेयर व्हीट एंड बार्ली, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट क्रॉप जो ग्रोन हुआ था वो व्हीट एंड बार्ली का ही था। इन द सुलेमान एंड किरथर हिल्स में, हम लोग इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे इसके बारे में कि फर्स्ट जो क्रॉप है टू बी ग्रोन, जो उगाया गया था वो व्हीट एंड बार्ली का ही था। कहाँ पे उपजाया गया था, कहाँ पे उगाया गया था, इसको ग्रोन किया गया था सुलेमान एंड किरथार हिल्स, यानी जोग्राफिकल लोकेशन कौन सा था इसका, तो सुलेमान एंड किरथार हिल्स के पास। एंड राइस का जो है इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, राइस को कहाँ उपजाया गया था, राइस को ग्रोन किया गया था इन द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्रॉप्स टू बी ग्रोन वेयर व्हीट एंड बार्ली, ये कहाँ था, सुलेमान एंड किरथार हिल्स में। एंड राइस का क्या था, एंड राइस इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। नाउ सेकेंड क्या है टॉपिक, सब टॉपिक, द स्टार्ट ऑफ हर्डिंग यानी डोमेस्टिकेशन। हर्डिंग क्या है, डोमेस्टिकेशन यानी पालतू बनाना, जानवरों को पालतू बनाना। द स्टार्ट ऑफ हर्डिंग स्टार्ट हो गया। इसके बाद उसमें क्या है, पीपल बिगेन टू टेम एनिमल्स, लोग जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिए। पीपल बिगेन टू टेम एनिमल मीन्स पालतू बनाना शुरू कर दिए, लोग ना जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिए। बाय लीविंग फूड फॉर देम, उनको खाना देना शुरू कर दिए। एंड नियर देयर शेल्टर, उनको फूड देना और शेल्टर देना शुरू कर दिया उन्होंने। पीपल बिगेन टू टेम एनिमल बाय लीविंग फूड फॉर देम, उनके लिए खाना छोड़ना, फूड छोड़ना शुरू कर दिए। नियर देयर शेल्टर्स, उनके शेल्टर्स के नज़दीक ना उनके लिए खाना छोड़ना शुरू कर दिए और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया लोगों, मनुष्य ने। नाउ द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग, जो फर्स्ट एनिमल टेम्ड हुआ वो कौन सा था, जो पहला जो जानवर है जिसको पालतू बनाया गया वो कौन सा था, तो वाइल्ड एंसेस्टर था किसका, डॉग का। अभी जो डॉग आप देख रहे हैं उसी का वाइल्ड वो एंसेस्टर था। ये फर्स्ट एनिमल था जिसको टेम्ड किया गया था, जिसको पालतू बनाया गया था। ना इसके बाद क्या हुआ, लेटर एनिमल्स लाइक सीप, लेटर उसके बाद में क्या हुआ, एनिमल्स जैसे सीप हैं, गॉट हैं, कैटल हैं, ये सब को डोमेस्टिकेट करने लगा ह्यूमन जो है। उसके बाद एनिमल्स लाइक सीप, गॉट एंड कैटल वेयर डोमेस्टिकेटेड, उसको डोमेस्टिकेट करना सीख गया मनुष्य और धीरे धीरे ह्यूमन जो है उनको सीप को, गॉट को, कैटल को पालतू बनाने लगे। नो रियरिंग एनिमल्स मीन्ट ह्यूमन हैड अ रेडी स्टोर ऑफ फूड एंड मिल्क, रियरिंग एनिमल को करना इसका मतलब होता है ह्यूमन के पास रेडी स्टोर है फूड का और मिल्क का, यानी रियरिंग जो एनिमल को करना वो सीख गए। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ह्यूमन के पास, ह्यूमन हैड रेडी स्टोर, एक रेडी स्टोर है क्या चीज़ का, फूड का और मिल्क का, यानी खाना का और दूध का एक रेडी स्टोर उनको मिल गया। क्या चीज़ मिल गया, रेडी स्टोर मिल गया। नाउ नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, सेटल्ड लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, अ न्यू वे ऑफ लाइफ यानी सेटल्ड लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ वंस पीपल बिगेन ग्रोइंग क्रॉप्स, एक बार जब पीपल ना सीख लिया ग्रोइंग कैसे क्रॉप को करते हैं, दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस। अब जो ग्रोइंग क्रॉप वो सीख गए, पीपल ना बिगेन कर दिए ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी ग्रो करना क्रॉप्स को जब पीपल स्टार्ट कर दिए तो दे हैड टू स्टे, उनको एक ही जगह रहना जो है, सेम प्लेस पे रहना शुरू हो गया फॉर अ लॉन्ग टाइम। वंस पीपल बिगेन ग्रोइंग क्रॉप्स, जैसे ही लोगों ने ग्रो क्रॉप करना शुरू किया तो क्या हुआ कि दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस, उनको एक ही जगह पे रहना पड़ता था फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के लिए। टू वाटर द प्लांट, क्या चीज़ के लिए, कि प्लांट को वाटर देने के लिए, वीड द फील्ड को वीड्स करने के लिए, एंड वेट फॉर द ग्रेन टू राइपन, और जो वो फसल लगाए हैं, क्रॉप जो लगाए हैं उसका जो ग्रेन है उसको राइप करवाने के लिए उनको वेट करना पड़ता था, उनको स्टे करना पड़ता था एक ही जगह बहुत लंबे समय तक के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। नाउ दिस नीड फॉर परमानेंस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेटलमेंट एंड विलेजेस, यही जो बात है ना, इसके बाद क्या हुआ, परमानेंस यानी परमानेंट वो सेटलमेंट के तरफ ध्यान देने लगे। एस्टेब्लिशमेंट हो गया क्या चीज़ का, सेटलमेंट एंड विलेजेस का, यानी दिस नीड, यही जो ज़रूरत है, इससे वो लोग परमानेंस की तरफ बढ़ गए, यानी एस्टेब्लिशमेंट किए सेटलमेंट को और विलेजेस बनने लगे।
इसी ज़रूरत के कारण सेटलमेंट और विलेजेस बनने लगे और विलेजेस में रहना और सेटलमेंट में रहना लोग सीख लिए। नो दे बिगेन यूजिंग लार्ज क्ले पॉट्स, वे शुरू कर दिए यूज़ करना क्या चीज़ को, लार्ज क्ले पॉट्स को, फॉर स्टोरिंग ग्रेन, ग्रेन को स्टोर करने के लिए जो लार्ज क्ले पॉट है उसको यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया। फॉर फूड एंड सीड्स, फूड के लिए और सीड के लिए, दोनों चीज़ के लिए वो लार्ज क्ले पॉट को यूज़ करना उन्होंने स्टोर करने के लिए शुरू कर दिया। एंड फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए भी लार्ज पॉट को यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया। दे ऑल्सो बिगेन वीविंग क्लॉथ्स, उन्होंने कपड़ा को यानी क्लॉथ्स को वीव करना भी, यूजिंग कॉटन, कॉटन को यूज़ करना, कॉटन को वीव करना, क्लॉथ को बनाना, ये सब भी उन्होंने धीरे धीरे सीख लिया। दे ऑल्सो बिगेन वेविंग क्लॉथ, उन्होंने वेविंग क्लॉथ करना भी शुरू कर दिया। नाउ नेक्स्ट जो हमारे इस बुक में दिया हुआ, इस चैप्टर में दिया हुआ है, एक केस स्टडी दी हुई है मेहरगढ़ के बारे में, तो आइए उसको देखते हैं। केस स्टडी अबाउट मेहरगढ़। लोकेटेड नियर, ये मेहरगढ़ कहाँ है, तो लोकेटेड नियर द बोलन पास, बोलन पास इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ये बोलन पास के पास है जो प्रेजेंट डे में अभी जो है पाकिस्तान में पड़ता है। ये लोकेटेड नियर द बोलन पास जो पाकिस्तान में अभी पड़ता है। दिस साइट प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग, सबसे पहले मतलब अर्लीस्ट एविडेंस ये देता है फार्मिंग का। ये जो साइट है मेहरगढ़ बोलन पास के पास जो है पाकिस्तान में, अर्लीस्ट एविडेंस देता है, सबसे पहला एविडेंस एक सबूत की तरह देता है कि फार्मिंग और हर्डिंग कैसे शुरू हुआ था सब कॉन्टिनेंट में। यानी अर्लीस्ट एविडेंस ये चीज़ देता है फार्मिंग और हर्डिंग का कि सब कॉन्टिनेंट में कैसे शुरू हुआ था उस समय। Now the archaeologist found bones of wild animals initially, आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला था, बोन्स मिला था वाइल्ड एनिमल का बोन मिला था इनिशियली सबसे पहले, एंड लेटर बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड सीप एंड गोट्स, उसके बाद उनको डोमेस्टिकेटेड जो सीप और गोट हैं उनके बोन्स मिलना शुरू हो गए, यानी सीप और गोट के बोन मिलना शुरू हो गए। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल, पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को शुरुआत में वाइल्ड एनिमल के बोन्स मिले, फिर उनको बाद में क्या मिले, बोन्स मिले डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के, सीप और गोट्स के। नाउ इसके बाद क्या है, हॉर्सेज वेयर टिपिकली स्क्वायर, हॉर्सेज कैसे होते थे, स्क्वायर शेप के होते थे या रेक्टेंगुलर शेप के होते थे। हॉर्सेज वेयर टिपिकली स्क्वायर या रेक्टेंगल के शेप के होते थे, विद 4 और मोर कंपार्टमेंट, जिनमें कंपार्टमेंट कितना होता था, 4 या 4 से ज़्यादा, 4 और मोर कंपार्टमेंट इनमें होता था। नाउ द ब्यूरियल साइट्स सो दैट पीपल बिलीव्ड इन द लाइफ आफ्टर डेथ, ब्यूरियल साइट को देखने से ये पता चलता है, बहुत सारे ब्यूरियल साइट का जब ब्यूरियल साइट्स जितने सारे भी अध्ययन किए गए, स्टडी किया गया, तो ये पता चला, सो दैट करते हैं वो कि पीपल बिलीव्ड, लोग ना बिलीव करते थे इन द लाइफ आफ्टर डेथ, यानी डेथ के बाद के जीवन में भी लोग बिलीव करते थे। एज द डेड पर्सन वाज ऑफन ब्यूरिड विद गॉड्स, क्योंकि डेड पर्सन को देखा गया कि क्या होता था, ऑफन ब्यूरिड, उनको गॉड के साथ यानी बकरियों के साथ ना ब्यूरिड किया जाता था, गाड़ा जाता था, उनको ब्यूरिड किया जाता था गॉड्स के साथ। मींट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, इसका मतलब तो यही होता है कि ऐसा लोग सोचते होंगे कि अगली दुनिया में उनको फूड चाहिए। मींट टू सर्व एज फूड, यानी उनको फूड के रूप में जो अगली दुनिया में जाने वाले हैं उनके लिए ज़रूरत के लिए फूड के रूप में उनको उनके साथ दिया जाता था। यानी ब्यूरियल साइट शो करता है कि पीपल बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी लाइफ होता है, क्योंकि डेड पर्सन जो है ना ऑफन ब्यूरिड विद गॉड्स, इसका मीनिंग क्या है, टू सर्व एज फूड्स इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, यानी नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए फूड को सर्व करना। तो इस तरह से हम लोग को ब्यूरियल साइट से भी बहुत सारा चीज़ पता चलता है। तो केस स्टडी मेहरगढ़ हम लोग कर रहे थे। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नो ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड ऑफ दिस चैप्टर। नो a lot of thanks for like, share, watching, listening, subscribing. Again and again thanks for your support. We will meet in next chapter. A lot of thanks.